अरे मेरे प्यारे चैंपियंस, कैसे हो सब। मैं हूं आपका अपना इकोनॉमिक्स को हलवा बनाने वाला अजीत सर, और आज हम एक ऐसे टॉपिक की चीर फाड़ करने वाले हैं जिसे सुनकर अच्छे अच्छों के तोते उड़ जाते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, भुगतान संतुलन। अब ये नाम सुनकर टेंशन में मत आना। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स, अरे ये कुछ नहीं, बस देश का हिसाब किताब है। जैसे तुम्हारे पापा घर का हिसाब रखते हैं ना, कितना पैसा आया कितना गया, बस वही है। चलो एक कहानी से समझते हैं। पिंटू का परिवार और देश का हिसाब। मान लो एक परिवार है और दूसरा है हमारा प्यारा देश भारत। अब दोनों का हिसाब किताब देखते हैं। पिंटू के पापा की सैलरी आती है, ये हुई आमदनी, इनकम, और वो महीने भर में राशन, बिजली का बिल, पिंटू की स्कूल फीस पर खर्च करते हैं। ये हुआ खर्चा, एक्सपेंडिचर। ठीक वैसे ही हमारा देश भी विदेशों से कमाई करता है, जैसे चाय मसाले बेचकर, और विदेशों पर खर्च भी करता है, जैसे चीन से मोबाइल और अमेरिका से हवाई जहाज खरीद कर। बस इसी लेखा जोखा को, इसी सिस्टमैटिक रिकॉर्ड को हम बैलेंस ऑफ पेमेंट्स कहते हैं। अब जैसे घर के हिसाब की डायरी में अलग अलग पन्ने होते हैं, वैसे ही बीओपी के भी दो मेन खाते या अकाउंट होते हैं। पहला है करंट अकाउंट, चालू खाता। दूसरा है कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता। चलो भाग 1 से शुरू करते हैं। करंट अकाउंट, चालू खाता, रोज का खर्चा पानी। बच्चों, करंट अकाउंट मतलब रोजमर्रा के लेन देन, जैसे पिंटू के घर में दूध, सब्जी, अखबार का बिल, ये सब हर महीने होता है ना, बस वही। करंट अकाउंट में 2 तरह की चीजें आती हैं। नंबर 1 पर है बैलेंस ऑफ ट्रेड, व्यापार संतुलन। ये सबसे सिंपल है, इसमें सिर्फ चीजों, गुड्स का हिसाब होता है, मतलब वो चीजें जिन्हें हम देख और छू सकते हैं। एक्सपोर्ट यानी निर्यात, हमने विदेशों को कितना सामान बेचा, जैसे मसाले, कपड़े, इससे पैसा आया। इंपोर्ट यानी आयात, हमने विदेशों से कितना सामान खरीदा, जैसे मोबाइल फोन, गाड़ियां, इससे पैसा गया। अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट है तो ट्रेड सरप्लस, फायदे में है, वाह भाई वाह। अगर इंपोर्ट एक्सपोर्ट है तो ट्रेड डेफिसिट, घाटे में है। अरे यार, सब विदेशी माल ही खरीदोगे तो यही होगा। चलो भाई अब नंबर 2 को देखते हैं, बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, अदृश्य मदों का संतुलन। अब कुछ लेन देन ऐसे होते हैं जो दिखते नहीं पर होते हैं, जैसे हवा, इसमें 3 चीजें आती हैं। सर्विसेज, सेवाएं, जैसे भारत की आईटी कंपनियां अमेरिका के लिए सॉफ्टवेयर बनाती हैं, ये हुआ एक्सपोर्ट ऑफ सर्विस, पैसा आया। या हम नेटफ्लिक्स का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, ये हुआ इंपोर्ट ऑफ सर्विस, पैसा गया। टूरिज्म भी इसी में आता है, इनकम आए। मान लो किसी भारतीय ने विदेश की कंपनी में पैसा लगाया, वहां से जो प्रॉफिट या डिविडेंड आया वो हमारी इनकम है। या किसी विदेशी ने भारत में पैसा लगाया और यहां से कमा कर ले गया, तो वो पैसा गया। ट्रांसफर्स, एक तरफा हस्तांतरण, ये है मुफ्त का माल, मतलब जिसके बदले कुछ देना लेना नहीं होता, जैसे कोई रिश्तेदार अमेरिका से डॉलर भेज दे या भारत सरकार नेपाल को मदद के लिए पैसे दे दे। चलो अब इस चार्ट को देखते हैं। करंट अकाउंट इज इक्वल टू बैलेंस ऑफ ट्रेड प्लस बैलेंस ऑफ इनविजिबल्स, यानी सेवाएं प्लस आय प्लस ट्रांसफर। तो बच्चों, जब इन सब चीजें, सेवाएं, इनकम, ट्रांसफर को जोर घटाकर जो फाइनल हिसाब बनता है, उसे कहते हैं बैलेंस ऑफ करंट अकाउंट। चलो अब भाग 2 को देखते हैं। कैपिटल अकाउंट, पूंजी खाता, बड़े सौदे। अब आते हैं कैपिटल अकाउंट पर। ये घर के बड़े बड़े सौदों जैसा है, जैसे पापा ने घर खरीदने के लिए लोन लिया या दादी ने सोना बेचा। ये रोज रोज नहीं होता। कैपिटल अकाउंट में देश के एसेट्स, परिसंपत्ति और लायबिलिटीज, देनदारियां पर असर डालने वाले सौदे आते हैं। मोटी मोटी बात करें तो इन्वेस्टमेंट्स यानी निवेश, एफडीआई यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जब कोई विदेशी कंपनी सीधे भारत में आकर फैक्ट्री लगा दे, जैसे सैमसंग ने नोएडा में फैक्ट्री खोली। ये लॉन्ग लॉन्ग टर्म निवेश है, यानी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, जब कोई विदेशी बस भारत के शेयर बाजार में पैसा लगाए, आज लगाया, कल प्रॉफिट हुआ तो निकाल कर ले गया। ये गर्म हवा के झोंके जैसा है, आता जाता रहता है। पैसा आया लोन्स या बोरोइंग्स, यानी उधार, जब भारत सरकार या कोई कंपनी विदेश से, जैसे वर्ल्ड बैंक से, उधार ले। पैसा आया जब हम किसी देश को उधार दें, पैसा गया बैंकिंग कैपिटल, बैंकिंग पूंजी। एनआरआई लोग जो भारत के बैंकों में पैसा जमा करते हैं। तो कैपिटल अकाउंट का फंडा क्या है? ये देश की तिजोरी पर सीधा असर डालता है। चल भाई अब भाग 3 को देखते हैं। बीओपी का लोचा, डिसइक्विलिब्रियम, असंतुलन। अब कहानी में आता है ट्विस्ट।
क्या हो अगर देश का कुल खर्चा उसकी कुल कमाई से ज्यादा हो जाए? इसी को कहते हैं BOP डिसइक्विलिब्रियम। ये दो तरह का होता है। एक नंबर में है BOP सरप्लस, अधिशेष, जब पैसा आया पैसा गया, मतलब हम फायदे में हैं। 2 नंबर में है BOP डेफिसिट, यानी घाटा, जब पैसा गया पैसा आया, मतलब हम घाटे में हैं। कॉजेज ऑफ डिसइक्विलिब्रियम, घाटे के कारण क्या है? मैसिव इंपोर्ट्स, हमें विदेशी आईफोन, विदेशी गाड़ियां बहुत पसंद हैं, बस खरीदते जाओ, डॉलर लुटाते जाओ। अगला है स्लो एक्सपोर्ट्स, हमारा माल या तो महंगा है या क्वालिटी अच्छी नहीं, तो विदेशी खरीदते नहीं। अगला है इन्फ्लेशन, महंगाई, देश में चीजें महंगी होंगी तो विदेशी क्यों खरीदेंगे और हम बाहर से सस्ता माल मंगाएंगे। अगला है डेवलपमेंट एक्टिविटीज, देश में सड़कें, एयरपोर्ट बनाने के लिए मशीनें बाहर से मंगानी पड़ती हैं, जिससे खर्च बढ़ता है। अगला है सॉल्यूशंस, इस लोचे को ठीक कैसे करें। अगला है प्रमोट एक्सपोर्ट्स, निर्यात बढ़ाओ, मेक इन इंडिया चलाओ, ऐसा माल बनाओ कि दुनिया खरीदने दौड़ी चली आए। अगला है रिस्ट्रिक्ट इंपोर्ट्स, आयात घटाओ, विदेशी सामान पर टैक्स, कस्टम्स ड्यूटी बढ़ा दो ताकि वो महंगा हो जाए और लोग कम खरीदें। अगला है इनकरेज FDI, विदेशी कंपनियों को बोलो आओ हमारे देश में पैसा लगाओ। लास्ट में डिवैल्यूएशन, अवमूल्यन, सरकार खुद अपनी करेंसी की वैल्यू कम कर दे। ये क्या है आगे बताऊंगा। चलिए अब भाग 4 को देखते हैं, ऑटोनोमस वर्सेस अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, असली खेल और जुगार। ये थोड़ा टेक्निकल है पर अजीत सर हैं तो क्या गम है, चलो इसे भी कहानी से समझते हैं। ऑटोनोमस ट्रांजैक्शंस, स्वायत्त लेन देन, ये हैं असली सौदे या अपनी मर्जी वाले सौदे। ये सारे लेन देन प्रॉफिट कमाने के लिए किए जाते हैं। इनका BOP के घाटे या फायदे से कोई लेना देना नहीं होता। इन्हें अबव द लाइन आइटम्स भी कहते हैं। अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस, समायोजक लेन देन, ये हैं जुगार वाले सौदे। जब ऑटोनोमस सौदों की वजह से BOP में घाटा या फायदा हो जाता है तो उस गैप को भरने के लिए जो लेन देन किया जाता है वो अकोमोडेटिंग है। चलो अब एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो सारे असली सौदे करने के बाद पता चला कि देश को $10 बिलियन का घाटा हो गया है। अब ये $10 बिलियन कहाँ से लाएं? तो सरकार या RBI जुगाड़ करेगी, या तो IMF या वर्ल्ड बैंक से उधार लेगी, या अपने विदेशी मुद्रा भंडार में से $10 बिलियन निकालकर घाटा पूरा करेगी। ये जो उधार लेना या रिजर्व से पैसा निकालना है, ये प्रॉफिट के लिए नहीं बल्कि हिसाब बराबर करने के लिए किया गया है। यही है अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शन। इन्हें बिलो द लाइन आइटम्स कहते हैं। एक्सचेंज रेट, विनिमय दर, डॉलर का भाव क्या है भैया? बच्चों, इतनी देर से हम डॉलर कर रहे हैं, पर यह है क्या भला? मान लो तुम्हें अमेरिका जाकर यही चाय समोसा खाना है, वहां तो रुपये नहीं चलेंगे, डॉलर चलेंगे। तो सवाल उठता है, $1 खरीदने के लिए कितने रुपए देने पड़ेंगे? बस इसी रेट को, इसी भाव को एक्सचेंज रेट, विनिमय दर कहते हैं। अब ये रेट तय कैसे होता है? इसके 3 सिस्टम हैं। नंबर 1 फिक्स्ड एक्सचेंज रेट, स्थिर विनिमय दर क्या है? 2 इसमें सरकार या देश का सेंट्रल बैंक जैसे हमारा RBI खुद ही रेट फिक्स कर देता है। जैसे सरकार ने बोल दिया आज से $1 ये ₹50, बस बात खत्म। फायदा, रेट स्थिर रहता है तो व्यापार करने में आसानी होती है, कोई टेंशन नहीं। नुकसान, ये बाजार की सच्चाई से दूर होता है। सरकार को इसे बनाए रखने के लिए बहुत सारा विदेशी मुद्रा भंडार रखना पड़ता है, जैसे घर में पापा का राज, जो कह दिया सो कह दिया। नंबर 2 फ्लेक्सिबल या फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, लचीली विनिमय दर क्या है? इसमें सरकार कुछ नहीं करती, रेट बाजार में मांग और पूर्ति से तय होता है, बिल्कुल सब्जी मंडी की तरह। कैसे? अगर डॉलर की डिमांड बढ़ी क्योंकि सब लोग आईफोन खरीदना चाहते हैं तो डॉलर महंगा हो जाएगा। इसे रूपी डिप्रिसिएशन, रुपये का मूल्य ह्रास कहते हैं। अगर डॉलर की सप्लाई बढ़ी क्योंकि बहुत सारे विदेशी भारत में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो डॉलर सस्ता हो जाएगा। इसे रूपी अप्रिसिएशन, रुपये का अधिमूल्यन कहते हैं। फायदा, ये ऑटोमेटिक एडजस्ट हो जाता है, सरकार को सिरदर्दी नहीं। नुकसान, इसमें बहुत उतार चढ़ाव होता है जिससे व्यापार में अनिश्चितता बनी रहती है। यह है मोहल्ले के बच्चों का राज, जब जो मर्जी तय कर लिया। नंबर 3 मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट, प्रबंधित लचीली विनिमय दर क्या है? यह है बीच का रास्ता, हाइब्रिड मॉडल। भारत में यही चलता है। कैसे? रेट तो बाजार ही तय करता है, लेकिन अगर रेट बहुत ज्यादा ऊपर नीचे होने लगे तो RBI बीच में आ जाते हैं। अगर रुपया बहुत ज्यादा कमजोर हो रहा है तो RBI अपने खजाने से डॉलर बेचने लगता है ताकि सप्लाई बढ़े
और रेट कंट्रोल में आ जाए। अगर रुपया बहुत ज्यादा मजबूत हो रहा है तो आरबीआई बाजार से डॉलर खरीदने लगता है। मतलब चलता तो बाजार के हिसाब से है, पर लगाम आरबीआई के हाथ में रहती है। इसे डर्टी फ्लोटिंग भी कहते हैं। तो मेरे चैंपियंस, देखा कितना आसान था। बीओपी मतलब देश की हिसाब की डायरी, करंट अकाउंट मतलब रोज का खर्चा पानी, कैपिटल अकाउंट मतलब बड़े सौदे, घाटा मतलब आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया और इसे ठीक करने के लिए अकोमोडेटिंग ट्रांजैक्शंस का जुगाड़, और एक्सचेंज रेट मतलब विदेशी पैसे का भाव जो या तो सरकार तय करती है या बाजार या दोनों मिलकर। उम्मीद है अब इस टॉपिक का कोई भी सवाल तुम्हारे तोते नहीं उड़ा पाएगा। अगर मजा आया और सब समझ आया तो वीडियो को फटाक से लाइक करो, अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो जो इकोनॉमिक्स से डरते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली क्लास में एक और मजेदार टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहो, समझते रहो। गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।